हेलो और स्वागत है आप सबका आपके चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जहां आज हम अपनी डिज़ाइन थिंकिंग की सीरीज़ का यूनिट 2 लेके आए हैं सेकेंड वीडियो के साथ। ये सब्जेक्ट कोड KOE 077 है और ये नोट्स AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वांटम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जितने मेंशन किए मैंने टॉपिक उसको एक बार समझ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और तो आराम से कोई जगह देख के यार बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन आप और मैं है। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं कि मैं तुमको बताता हूँ। जो वहाँ पे पेपर होगा ना, वहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1.5 पेजेस तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, वो बेस्ट रहता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए ना, तो 1.5 पेजेस तो कम से कम लिखने होते हैं। तो इसमें मैंने जितने पूरे नोट्स में मैंने जितना कंटेंट लिखा है ना, वो सारा कंटेंट में आप एक लाइन को उठा के आराम से 5 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो फिर आपके आराम से 1.5 पेजेस बन जाएंगे। क्योंकि यार ये डिज़ाइन थिंकिंग का सब्जेक्ट है ना, तो ये मोस्टली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई स्टेप्स नहीं होंगे इतने मेंशन। तो आपको अपनी सोच से ही बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखना पड़ेगा। तो हम पहले वाले टॉपिक से शुरू करते हैं। ह्यूमन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड आई। तो सेल्फ यहाँ पे क्या है? सेल्फ आपकी बॉडी है, सेल्फ आपका शरीर है। ठीक है, और आई क्या है? आई आपकी आत्मा है, सोल है, आपकी पर्सनालिटी है ना, आपका कैरेक्टर है। ये सब आप में आई में आ जाता है। तो द ह्यूमन बीइंग इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू। अब अगर मुझको भूख लगेगी तो फिर वो मेरा यहाँ पे मुझको पता चलेगा, मेरी सोल पे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि यार हाँ भूख लग रही है। बॉडी को भी पता चलता है। लेकिन मेरी इच्छा अगर करेगी ना कुछ खाने की, जैसे पिज़्ज़ा होगा, तो अगर आपकी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा करेगी तो फिर वो आपके आई का पार्ट आ जाएगा। बॉडी को ये चाहिए होता है ना, उसको बस भूख लगती है, कुछ भी खिला दो चल जाएगा। तो यहाँ से अगर पिज़्ज़ा आपको लग रहा है, मन कर रहा है, तो फिर कुछ भी हो, तो फिर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाते हो। फिर आप अपनी बॉडी के थ्रू जाते हो और जाके खरीद के लेते आते हो जो भी आपको चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि एक्सचेंज हो जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू। सेल्फ से बॉडी पे गया। तो अगर आपको कुछ चाहिए, उसको अटेन करने के लिए आप जितनी मेहनत करोगे वो बॉडी आएगी। ठीक है, so there is flow of information between these two. The distinction is in three ways. इन ये जो फ्लो होता है ना इन दोनों के बीच में, इसकी डिस्टिंक्शन, इसके तीन अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो पहले तो है इन टर्म्स ऑफ नीड्स, एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ दीज टू एंटिटीज। तो नीड्स में आते हैं। तो नीड्स क्या है ना, आई की और बॉडी की, दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? नीड्स ऑफ आई आपकी होती है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस। वाइल नीड्स ऑफ बॉडी इज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, फिजिकल फैसिलिटीज़, ये सब होता है। तो नीड्स ऑफ आई में रिस्पेक्ट मतलब मुझको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझको अंदर से तो चाहिए ना कि यार लोग, तो आपको भी अंदर से चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आप पे ट्रस्ट करें और आप लोगों पे ट्रस्ट कर सको। ये आपकी नीड होती है लोगों के लिए, और लोगों की नीड होती है कि यार वो आप पे ट्रस्ट कर सकें। और जब ट्रस्ट बन जाएगा, जब रिस्पेक्ट बन जाएगी, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, है ना। इस हैप्पीनेस से आपकी बॉडी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी मटेरियल थिंग्स पे नहीं बनी है ना हैप्पीनेस। हैप्पीनेस सिर्फ आई के लिए होती है। और बॉडी की नीड्स पर इतनी है कि यार खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, कहीं रहने की जगह होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज जैसे फूड हो गया, गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपकी नीड्स ऑफ आई और बॉडी हो गई। अब हमारा पहला डिस्टिंक्शन क्या था? ये नीड्स में था। दूसरा डिस्टिंक्शन था एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ ऑफ आई क्या है? एक्टिविटीज़ ऑफ आई है डिज़ायर, थिंकिंग, सिलेक्शन। एक्टिविटीज़ मतलब मैं करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ सोच में अपनी? मैं डिज़ायर कर सकता हूँ किसी चीज़ की। मैं क्या कर सकता हूँ अपनी सोच में? मैं एक सोच सकता हूँ, थिंकिंग कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। मैं किसी भी चीज़ पे सिलेक्शन बना सकता हूँ। ये सब कर सकता हूँ मैं। और एक्टिविटीज़ बॉडी क्या कर सकती है आपकी? जो स्टैंडर्ड होती है, ब्रीदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब आता है बॉडी की एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये इसके लिए आप स्टैंडर्ड तरीके से समझ सकते हो। इस पर कोई बेसिक एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है कि एक्टिविटीज़ बॉडी क्या करती है। सांस ले रही है, अब देखो सांस आपको पता चल रहा है कि आप ले रहे हो। अभी तो अभी तो कॉन्शियस हो गए होगे ना। इससे पहले जब मैंने बोला ये, इससे पहले तो डिफ़ॉल्ट में ऐसी सांस चल रही थी। जब हम सोते हैं तो हम जान के थोड़ी सांस लेते हैं, है ना। ये अपने आप चलती रहती है। ईटिंग हमको ज़रूरत हो जाती है भूखे तभी खाते हैं। स्लीपिंग वो भी ज़रूरत होती है। तो ये एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी थी, ये आई की एक्टिविटीज़ थी। और तीसरा था टाइप। तो सेल्फ कौन सी एंटिटी है? देखो यहाँ पे मैंने तीसरा कौन सा डिफरेंस था? टाइप ऑफ दीज टू एंटिटीज। सेल्फ इज अ सेंटिएंट एंटिटी वाइल बॉडी इज अ मटीरियल एंटिटी। सेंटिएंट का मतलब सिर्फ समझने वाली चीज़, इसको आप देख नहीं सकते हो, इसको आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे होती है, वो भी एक सेंटिएंट बीइंग बना सकती है। तो सेंटिएंट चीज़ें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, सिर्फ आप समझ सकते हो। और मटेरियल होती है जो आप छू सकते हो, ये कॉपी, ये पेन, ये आप छू सकते हो।
तो ये हो गया आपका ह्यूमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड आई। अब इसमें जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, इसको आराम से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अपने अपने टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस इन नीड्स एक्सप्लेन कर देना, एक्टिविटीज एक्सप्लेन कर देना, इन दोनों को इस पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर देना, फिर ये डायग्राम बना देना। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, देखो मैं समझा रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये सेल्फ और आई के बीच में 2 एरोस बना देना, सेल्फ से आई बॉडी का कोएग्जिस्टेंस और बॉडी से सेल्फ को इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। सेल्फ से बॉडी का कोएग्जिस्टेंस मतलब ये रहेगा तो ये रहेगा, और बॉडी से सेल्फ का इन्फॉर्मेशन। बॉडी रहेगी तो इन्फॉर्मेशन सेल्फ को मिलती रहेगी चीज़ों की। तो इसको बना देना, साइकिल भी बनाना चाहो तो बना देना। और दस वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन एंड अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू इंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज। इंटायरली डिस्टिंक्ट मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनका डिस्टिंक्शन इन 3 तरीकों में आता है, नीड्स, एक्टिविटीज़ और टाइप्स। नीड्स मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक्टिविटीज़ और टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दी है। इसीलिए ये 2 इंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है यार, बहुत सिंपल होने वाला है ये सब्जेक्ट, ये यूनिट ही बहुत आसान है। अब देखो हम आते हैं एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ जो करते हैं ना, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं ये। तो एक्टिविटीज़ को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की, दैट आर गोइंग ऑन इन सेल्फ, जो सेल्फ में चल रही होती हैं एक्टिविटीज़। और दूसरा टाइप होता है जो एक्टिविटीज़ बॉडी में चल रही होती है। और तीसरे टाइप की एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो सेल्फ और बॉडी दोनों के ही इन्वॉल्वमेंट के साथ चल रही होती हैं। अब सेल्फ की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेल्फ की एक्टिविटीज़ होती हैं एनालाइजिंग, जो हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते, किसी चीज़ को हम किसी भी डेटा को देखें तो हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, हम ड्रीम कर सकते हैं, हम डिज़ायर कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी चीज़ पे विश्वास भी कर सकते हैं और उसको सोच सकते हैं। ये सब आपने देखा होगा, ये सब मोस्टली सिर्फ दिमाग के काम से, क्योंकि दिमाग के अंदर ही हमारी पर्सनैलिटी बसती है ना। हमारा सेल्फ हमारा कहाँ है, सिर्फ थिंकिंग में है हमारा सेल्फ। इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं मेनली थिंकिंग के अंदर। तो मेनली थिंकिंग को सोचना, और ये सारी चीज़ें जितनी आप बना पाओ ना, इन सबको लिख देना, फिर इनको एक्सप्लेन कर देना कि एनालाइजिंग, हम डेटा को देख के हम जो सोच सकते हैं वो एनालिसिस में आ जाता है। हम इमेजिन कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स को, जो चीज़ों को, वो इमेजिनिंग में आ जाएगा। ड्रीमिंग को एक्सप्लेन कर देना, अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ इन सेल्फ थी। जितनी एक्टिविटीज़ हमारे सेल्फ के अंदर चल रही होती है ये वो थी। हम आते हैं एक्टिविटीज़ इन बॉडी। तो बॉडी की क्या है, नरिशमेंट है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड फ्लो है, डाइजेस्टिव है। तो जितने भी मटीरियल चीज़ें थी ना जो एक्चुअली में होती हैं, ये सब बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं। और फिर जो दोनों को आती है ना, जो दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ आती है। देखो यार, यहाँ मैंने लिसनिंग सिर्फ यहाँ लिखा, लेकिन स्पीकिंग मैंने सेल्फ में लिखा। अब ये मैंने सेल्फ में क्यों लिखा, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही बोलते हैं। लिसनिंग में हम क्या करते हैं, हम जो दूसरा इंसान जो बोल रहा है, हम उसको सुनते हैं और हम समझते हैं। तो हम सुन रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी की एक्टिविटी आ रही है, और हम उसको समझ भी रहे हैं, उस पर थॉट प्रोसेस भी कर रहे हैं, यहाँ हमारी सेल्फ की एक्टिविटी भी आ रही है। तभी ये दोनों में आ जाता है। सीइंग, हम देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं। टॉकिंग, हम किसी से कॉन्वर्सेशन में हैं तो हम सोच भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ईटिंग, ईटिंग में हम अपनी डिशेस वगैरह जितनी होती हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वॉकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं जिनमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी की, जो बॉडी के अंदर चलता है, हार्ट बीट, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, नरिशमेंट है, ब्लड फ्लो है, ये सब अंदर चलता है बॉडी के। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। हम डाइजेस्टिव के लिए सोचते नहीं है, डाइजेस्टिंग अपने आप हो जाती है ना। ऐसे इसको समझ लेना, एक्टिविटीज़ इन बॉडीज़ ये थी, एक्टिविटीज़ इन सेल्फ मैंने अभी एक्सप्लेन करी है और ये दोनों की थी। तो इन सबको लिख लेना, और चाहो तो एक को एक्सप्लेन कर देना। ये आपकी एक्टिविटीज़ हो गई सेल्फ एंड बॉडी की। ठीक है, अब ये जो इंसान की नीड्स होती है ना, इनको कैटेगराइज किया है मैस्लो सर ने। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लो। तो इसके लिए एक मैंने ये डायग्राम बनाया है, ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि नीड्स भी बड़ी थी। तो मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ 5 tier मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ 1 2 3 4 5 टियर हैं, लेकिन 3 अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ इसको समझो, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल्स कैन लेवल अप। अब लेवल अप का मतलब क्या है, 3 अलग अलग लेवल हैं, वैसे एक्चुअली 5 लेवल है, 3 कैटेगरीज हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड मतलब खाने के लिए कुछ होना चाहिए, पहनने के लिए होना चाहिए, कहीं रहने के लिए होना चाहिए, शेल्टर वगैरह, है ना। अब ये सब जब हो जाए तो आपकी सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। जब आप फिजियोलॉजिकली आप लिव कर पा रहे हो ना, तो फिर आप सेफ्टी पे आते हो कि यार प्रोटेक्शन हो जाए चीज़ों से, कि बाहर की चीज़ कहीं अटैक ना कर पाए हमारे एरिया पे। हमारे पास एक ऑर्डर होना चाहिए, है ना, एक लॉ होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। इससे इंडिविजुअल सेफ्टी और कम्युनिटी सेफ्टी बन जाती है। फिर आते हैं बिलोंगिंग एंड लव नीड्स पे। ये होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, ये साइकोलॉजिकल नीड्स है। इसमें हमको एक्चुअली इसकी ज़रूरत फिजियोलॉजिकली नहीं है, लेकिन हमें दिमाग में हमको ये रहता है कि यार एक मिल जाता तो फिर चल जाता अपना काम अच्छा सा। तो एस्टीम नीड्स होती हैं कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए। और बिलोंगिंग एंड लव नीड्स होती हैं कि कोई और भी होना चाहिए, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके अलावा जब ये दोनों भी पूरी हो जाए, अब देखो आराम से रहने का इंतज़ाम हो गया, सेफ्टी बनाई, है ना, एक पार्टनर मिल गया,
और अपने को सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे अचीवमेंट्स अच्छे खासे हो गए, तब हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है कि इसमें हम अपने ऊपर और अपनी क्रिएटिविटी पे पूरी बिलीव करते हैं, हम कुछ भी चाहें हम वो कर सकते हैं। अब इन सारे स्टेजेस को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो मैस्लो स्टेटेड दैट टू अचीव हायर लेवल नीड्स वन मस्ट अचीव लोअर लेवल नीड्स। तो ये सर्वाइवल नीड्स थी। अब इसके लिए हमको इसको सबसे पहले अचीव करना होगा, इसको अचीव करने के लिए इसको अचीव करना होगा, इसके लिए इसको, इसके लिए और इसको। तो ऐसे चल के आता है। ये वो सारी नीड्स हैं एक्सप्लेन अच्छे से। तो एग्जाम में आए तो फिर ऐसे ही अच्छे से लिख देना नीचे, ऊपर से नीचे तक, और हर एक को चाहो तो एक दो तीन चार एग्जाम्पल के साथ एज नीड भी उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देना। हम शुरू करते हैं लोएस्ट लेवल से। लोएस्ट लेवल क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ रहा था कि फूड और क्लोथ्स, वार्मथ, होम, स्लीप, है ना, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड हो जाती हैं। और ह्यूमंस कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ ऑल। तो जब आप पिरामिड बनाने जाओगे, बिना बेस के तो पिरामिड बनेगा नहीं। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पिरामिड बनाया था उसके बेस पे ही रखा था, क्योंकि बिना इसके बाकी का कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता है ना। तो कोई भूखा इंसान अपने आप से सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे हो जाएगा, खुद ही सोच के देखिए, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स में आती है फिजियोलॉजिकल। अब जब ये पूरी हो जाए फिर सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स से, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फेयर फ्री होना चाहिए। अब आज के लोग फेयर फ्री क्यों है? क्योंकि एक ऑर्डर है ना, एक लॉ है, एक पुलिस फोर्स है जो 24/7 काम करती है, हमारे लिए काम करती है। तो ये सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई हमारी, है ना। फिजियोलॉजिकल तो है ही, सेफ्टी भी है। अब लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, अ फीलिंग ऑफ सोशल बिलोंगिंगनेस। अब देखो यार, सोशल बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है ना, कि मानो आपकी क्लास में ग्रुप्स बने हैं लोगों के, और एक ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं, एक ग्रुप में इतने अच्छे लोग नहीं हैं, एक ग्रुप में थोड़े और ख़राब लोग हैं। अब अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो फिर आप खुद से चाहोगे कि आप सबसे बेस्ट वाले ग्रुप में आप खुद जाओ। अगर वहाँ पे लोग कोई डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, कोई डिफरेंट क्विज करते हैं या फिर हैकाथॉन्स करते हैं, अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उनके साथ खुद को ज्वाइन करने के लिए, उस ग्रुप में बिलोंग करने के लिए आप भी वो सारे एक्शंस लेना शुरू कर दोगे, वो सारी चीज़ें करने शुरू कर दोगे, और इवेंचुअली आप उस ग्रुप में अपने आप इन्वाइट हो जाओगे। तो ये फीलिंग की वजह से ही लोग एक्शन लेते हैं। इस फीलिंग की वजह से आप अलग अलग एक्टिविटी करते हो कि आपके फेवरेट ग्रुप जो भी है इन तीनों में से, आपके वैसे तो एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आपके फेवरेट ग्रुप में अगर आपको एंट्री चाहिए तो वहाँ जो लोग कर रहे हैं ना, उस बिलोंगिंगनेस के हिसाब से आप उन्हीं की एक्टिविटीज़ खुद से करनी चाहोगे। तो नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब हम लोग ने बिलोंगिंग तो देख ली, हमें ये वाला पार्ट भी देखना है। अब काफ़ी लोगों को तो यार ये मिल नहीं रहा आजकल, लेकिन फिर भी पढ़ लो, एग्जाम में थोड़े काम आ जाएगा। तो नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी चाहिए होती हैं, है ना। एग्जाम्पल फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप होना चाहिए। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप्स के बिना अलोन इंसान इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाता। और डिज़ाइन थिंकिंग मेन एक्टिविटी ग्रुप के साथ ही होती है ना। तो डिज़ाइन थिंकिंग के लिए इसका काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप का, एक्सेप्ट होना उस ग्रुप में, है ना, ग्रुप मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट होना और फ्रेंडशिप होना। तो ये थी आपकी थर्ड टियर। तो आते हैं हम लोग एस्टीम नीड्स पे। एस्टीम नीड्स वन सेल्फ की नीड्स होती हैं कि डिग्निटी होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, कि आप खुद को कम से कम एक चीज़ में मास्टर बोल पाओ, अचीवमेंट होना चाहिए ना, अचीव करने की मन करता है, और डिज़ायर ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, स्टेटस या प्रिविलेज। तो ये आपकी एस्टीम मतलब सेल्फ एस्टीम होती है ना, जो चीज़ें सेल्फ एस्टीम को हाई कर पाए वो ये सारी चीज़ें वहाँ लिख देना, डिग्निटी, मास्टरी, अचीवमेंट, स्टेटस या प्रिविलेज। अब ये तीन है ना, ये एक इंसान खुद से चाहता है, और ये दोनों बाकी सारे लोगों से चाहता है। रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, प्रिविलेज, ये सब बाकी सारे लोगों से चाहता है फ्रॉम अदर्स, और ये सब फ्रॉम वन सेल्फ। ठीक है, ये आपका एस्टीम था। अब आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। अब ये सब जब कंप्लीट हो जाए तब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, कि रियलाइजिंग वंस पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस। अब जो चरम सीमा के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अलग अलग जो पहाड़ पे जाकर देखते हो ना कि अलग अलग पंडित लोग बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, सदगुरु वगैरह बैठे हैं, वो सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं। उनकी एस्टीम नीड्स ऑलरेडी बिलोंग हो चुकी होती है, और ये सारी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होती है, वो अब डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। तो उन लोग का अलग ही लेवल चल रहा होता है यार। लेकिन यहाँ लिखने के लिए ये लिख देना कि अपना फुल पर्सनल पोटेंशियल अचीव कर पाना, और अपना फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट कर पाना, और पर्सनल ग्रोथ के लिए हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरी करते हैं। इसको थोड़ा और एक्चुअली अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। मैंने लिखा था अभी यहीं पे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक इंसान का पर्सनल फुल पोटेंशियल रीच करने का पार्ट होता है, और जब वो अपनी लाइफ के लिए ना अप्रिसिएशन ड्रॉ करने लगे कि हाँ यार लाइफ तो अच्छी जी रहा हूँ मैं, कुछ भी हो रहा है लेकिन लाइफ तो अच्छी है, तो वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मोटिवेशन में आ जाता है, जो हमें रियलाइज़ कराता है कि हमारा आइडियल सेल्फ कैसा होना चाहिए, और हमें उस आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या एक्शंस करने चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आपने सुना होगा ना कि लोग आजकल कहते हैं कि यार अपना बेस्ट वर्जन बनो।
तो अपने बेस्ट वर्जन बनने वाले पार्ट को कहते ही हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका बेस्ट वर्जन क्या होगा, जिसकी जो आपका फुल पोटेंशियल रीच करके बैठा होगा ना। और अपना फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए आपको जो जो एक्शन लेने होते हैं, उस टाइप की मोटिवेशंस आपको यहाँ से मिलती है। अब देखो, सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल जो ऑलरेडी होता है ना, उनकी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि दे एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड अदर्स। उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी कोई जजिंग नहीं होती, वो किसी को जज नहीं करते। जैसा इंसान है वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी के साथ भी रहते हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। एंड दे कैन मेंटेन डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। काफ़ी अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, काफ़ी अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशन होती हैं। तो दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्टिकुलरली इन फाइंडिंग ह्यूमर इन वंस ओन मिस्टेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर इन लोगों से कभी कोई गलती हो जाए, तो दुखी होने के बजाय या फिर खुद को ब्लेम करने के बजाय ये लोग उसी में कोई ना कोई ह्यूमर ढूंढ लेते हैं और अपने आप को हेल्दी तरीके से, प्लेफुल तरीके से उसको करेक्ट कर देते हैं। और प्लेफुल तरीके से करेक्ट कर देते हैं, इसलिए लोग हमेशा से खुश रहते हैं, क्योंकि इनको अपना पर्सनल पोटेंशियल पता है ना, इसीलिए ये करते हैं। तो एक्यूरेटली परसीव रियलिटी, रियलिटी जैसी है ये वैसी ही देखते हैं। ये लोग अपने हिसाब से कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर लेते, जल्दी चीज़ों पे नहीं भागते हैं। तो हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, खुद का पर्पस होता है इनका। एंड रेगुलरली काम करते रहते हैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेट एम्पथी एंड कंपैशन फॉर अदर्स। और लोगों के लिए एम्पथी और कंपैशन डेवलप करते हैं ये लोग। अब अगर कोई इंसान दुखी होगा, तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि भाई दुखी क्यों हो, और अगर दिक्कत मेरे बस में होगी तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं। और ऑन गोइंग अप्रिसिएशन उनका चल रहा होता है ऑफ गुडनेस इन लाइफ। ऑफ गुडनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइफ अच्छी चल रही है, इसको लेके वो हमेशा हमेशा एक अच्छे मूड में रहते हैं। ऑन गोइंग अप्रिसिएशन उनकी रहती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, ऑल्सो रेफर टू एज बीइंग की नीड्स, इंक्लूड क्रिएटिव सेल्फ ग्रोथ। क्रिएटिव सेल्फ ग्रोथ होगी तभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। और इसको अचीव करते हैं थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ आवर फुल पोटेंशियल। और इसी के लिए हम लोग सारे रेगुलर टास्क करते रहते हैं, टू अचीव दैट पर्पस, टू अचीव दैट फुल पोटेंशियल। ये आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अच्छे से समझ लिया होगा। इसको ऐसे ही लिख के आ जाना एग्जाम में, चाहो तो इसको भी देख लो, इसको नोट कर लो कहीं, और इस पर थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल आने वाले, बहुत कॉमन आने वाले, बस सोच समझ के आंसर लिखना और आराम से पूरा आपका सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो थर्ड है प्रॉस्पेरिटी। द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ को ही प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। अगर मुझको सिर्फ एक पेन की ज़रूरत है ये करने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा क्या दो पेन अगर पहले से रखे हैं, तो फिर मुझे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई प्रॉस्पेरिटी तो है। अगर ये कभी ख़राब हो जाए या फिर मुझको किसी को देने के लिए हो, तो मेरे पास हमेशा दूसरा पेन रहेगा। तो इसी का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो हैविंग अ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मेरे पास है, ज़रूरत का भी है और किसी और को देने के लिए भी है। तो द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। इसमें आ जाती है हेल्थ, रिस्पेक्ट, जॉय, फैमिली वेल्थ और सोशल स्टेटस, पीस ऑफ माइंड और फुलफिलिंग करियर। तो हेल्थ आप जानती हो, अगर आप हेल्दी हो, अच्छे खासी हेल्दी हो, तो आप वहाँ पे प्रॉस्पर कर रहे हो। हेल्दी का मतलब अच्छी खासी हेल्थ मेंटेन है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आपकी ग्रोथ भी अच्छी है। रिस्पेक्ट, आपके आसपास वाले लोग सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी सबको रिस्पेक्ट करते हो। जॉय, आपके साथ हमेशा यूजुअली अच्छी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। फैमिली, आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं और आपने सबकी हेल्थ मेंटेन करके रखी है, आप सबको रिस्पेक्ट करते हो, आपकी फैमिली भी जॉय में रहती है ना। वेल्थ, अमीरी तो रहती रहती है। सोशल स्टेटस, सोशली आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो आप, सोशल सर्विस करते हो, हेल्प करते हो, है ना, नई नई चीज़ें डेवलप करते हो। इन सब की वजह से आपको क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर मैं एक अच्छा ही बंदा हूँ शायद, है ना। ये वाली फीलिंग आ जाती है, पीस ऑफ माइंड। और इसके अलावा फुलफिलिंग करियर, फुलफिलिंग करियर विल लीड टू योर सोशल स्टेटस, वेल्थ, है ना, विच इन टर्न विल लीड टू हेल्थ एंड रिस्पेक्ट। तो ऐसे ही चलता है ये साइकिल, ठीक है। सबको, मोस्ट पीपल को लगता है ना कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा होता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, लेकिन इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी देख लो, वहाँ कंपोनेंट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉस्पेरिटी का पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन करके आ जाए तो भी इसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें आता है वेल्थ, हैप्पीनेस, फिजिकल फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबिलिटी। वेल्थ का मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया है, हैप्पीनेस को भी पता है आपको। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब जितने आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा का सामान, जैसे आपके पास एक की जगह 3 गाड़ियाँ हैं, है ना। एक कंपनी बनाने की जगह आप 5 कंपनी के मालिक हो। तो ऐसी चीज़ों को फिजिकल फैसिलिटीज़ कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी, और ये जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, ये अगर सस्टेनेबल बनी रहे, तो फिर ये प्रॉस्पेरिटी की असली फीलिंग आती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ आज ही हैं 3 गाड़ियाँ, मेरे पास हमेशा रहेंगी और इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगी। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब हम आते हैं गैप बिटवीन डिज़ायर एंड एक्चुअलाइजेशन पे। तो डिज़ायर, पहले डिज़ायर समझ लो भाई कि डिज़ायर होता क्या है, एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, फिर उनके बीच में गैप देखेंगे। डिज़ायर एक वर्ड है जो लैटिन से डिराइव किया गया है। लैटिन इसका था डेसिडेरारे।
कुछ लोग डेसीडेयर बोलते हैं, कुछ लोग डेसीडेरारे बोलते हैं, जो मन में है बोलो यार, लेकिन चीज़ समझना, ठीक है। डिज़ायर एक वर्ड था जो इस लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। इस लैटिन वर्ड का मतलब ये था टू अवेट व्हाट द स्टार्स विल ब्रिंग। अब टू अवेट व्हाट द स्टार्स विल ब्रिंग का मतलब ये था कि आशा, आशा समझते हो ना, नाम नहीं है ये, आशा एक फीलिंग है। तो आशा का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का होप करना कि यार मुझको काश मिल जाए वो, मैं उसको काफ़ी चाहता हूँ मुझे मिल जाए। अगर आपके लिए कोई कार हो जैसे लैम्बोर्गिनी, या फिर कोई भी कार हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक ऐसी डिग्री हो जो आप बहुत समय से परस्यू करना चाह रहे हो, कोई एक टॉपिक हो जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, वो आपकी डिज़ायर बन जाती है। डिज़ायर इस लैटिन में ये लिख लेना और इसकी ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर डिज़ायर को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक्सप्लेन ऐसे कर लेना कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग या विशिंग टू हैव समथिंग। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू या फिर विशिंग टू हैव समथिंग। इसका मतलब ये है कि यार मुझको काश मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा, है ना, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपको कोई अगर आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर कर रहे होते हो तो फिर आप उसको अपनी वांट बना लेते हो, आप विश करने लगते हो उस चीज़ के लिए। तो ऐसे डिज़ायर होते हैं, और ये एक फीलिंग होती है, ये एक नीड होती है, ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक्टिविटी है सेल्फ की, ठीक है, आई की एक्टिविटी, ये बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, ये एक सेल्फ की एक्टिविटी है। यूजुअली अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन और क्रेविंग फॉर समथिंग। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट से काफ़ी लगाव हो गया तो फिर आप उसके नेक्स्ट वर्जन का वेट करोगे, है ना। जैसे काफ़ी लोगों को एप्पल वॉच चाहिए होती है कि क्योंकि एप्पल वॉच काफ़ी अच्छी है, या फिर एयरपॉड्स अच्छे हैं। तो काफ़ी लोग इन सब के लिए अफेक्शन, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं कि मैं इसके लिए सेव करूँगा, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से इसको खरीदूंगा। तो ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों को हम लोग डिज़ायर बोलते हैं, ठीक है। टू अटेन और पोजिशन ऑफ समथिंग विद इन द रीच ऑफ दैट पर्सन। अब पोजेशन है ये, ठीक है, पोजेशन। तो टू अटेनमेंट या पोजेशन ऑफ समथिंग विद इन द रीच ऑफ दैट पर्सन। अब आप किसी भी स्टोर में जाओ और वहाँ जाके जो आपको जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो उसको आप सामने जाके देख सकते हो। आप चाहो तो उसको टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते। मान लो कि आपके पास इतने फंड्स नहीं है, या फिर आपके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है उसको खरीदने के। तो ये होता है डिज़ायर का। अगर आपके पास इतने पैसे होते खरीदने के, या फिर रिसोर्सेज होते, तो फिर वो आपका डिज़ायर नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक वांट बन जाती, और उस वांट को आपने पूरा कर लिया एक सेकंड में, तो वो डिज़ायर नहीं है, ठीक है। उस चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है, वांट और डिज़ायर में डिफरेंट होता है कि आपके सामने है विद इन द रीच ऑफ दैट पर्सन, लेकिन आप उसको अभी अटेन नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको डिज़ायर करते हो। और जब आप उसको डिज़ायर करते हो ना, तो आप उसके लिए काम करते हो, आप उसके लिए एफर्ट डालते हो, है ना, वर्क करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो जिससे आपको बाद में अटेन कर पाओ। तो हम आते हैं अब एक्चुअलाइजेशन पे। डिज़ायर तो चीज़ को चाहिए होना था, है ना। एक्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? द अटेनमेंट ऑफ समथिंग वी डिज़ायर्ड फॉर सो लॉन्ग। ये एक फिजिकल सिचुएशन है जिसमें आपके पास पैसे आ गए, आप दुकान में गए और आपने कहा लाओ यार एप्पल वॉच सीरीज़ 8 दिखा दो मुझको, और आप सीधे उसको लाके ख़रीदने आपने शुरू कर दिया। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ आपने बहुत सारी मेहनत करी, आपने एफर्ट, आपने रिसोर्सेज, आपने सब अर्न कर लिए, और आपने जाके अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट या फिर सिचुएशन या फिर डिग्री या फिर प्रोसेस, वो सब जितना कुछ था आपने उसको अटेन कर लिया। तो द अटेनमेंट ऑफ समथिंग वी डिज़ायर्ड फॉर सो लॉन्ग व्हेन आवर डिज़ायर्स बिकम रियलिटी बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क एंड सक्सेस। अब अगर आपको, मान लो कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे यार टेड टॉक में जाना है और मुझे एक अच्छी खासी स्पीच देनी है, मुझको लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उनका डिज़ायर हो जाता है, तो वो अपने से जितना हो पाता है वो उस डिज़ायर के लिए करते हैं, और वो जितना हार्डवर्क और सक्सेस अचीव करते हैं वो उस डिज़ायर के लिए ही करते हैं कि आखिर में वो डिज़ायर अचीव कर पाए। तो ये उनका मेन गोल बन जाता है, ठीक है। और जब वो कर लेते हैं इसको हम एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो हाँ, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट सक्सेस नीड्स एफर्ट, करेज एंड स्किल। अब ये हार्डवर्क, ये सक्सेस अचीव करने के लिए आपको एफर्ट डालना होगा, है ना, करेज डालना होगा, आपको स्किल, आपके पास करेज होनी चाहिए कि आप वो सारे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करो, वो स्किल को अचीव करो, और अपना एफर्ट डालो कि सक्सेस पा सको, और उस सक्सेस से आप अपने डिज़ायर फुलफिल कर पाओगे। ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, डिज़ायर से एक्चुअलाइजेशन तक जाने का ये प्रोसेस था। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस बिटवीन डिज़ायर एंड एक्चुअलाइजेशन। डिफरेंस अभी तक तो यार समझ ही गई होगी, मैंने सिंपल गैप भी एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों होते क्या है मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत सिंपल है, इसको एक बार रीड मान लो। रिफर्स टू समथिंग वी वांट टू अचीव, समथिंग वी हैव अचीव सक्सेसफुली, है ना, हमको जो कुछ चाहिए था और हमने वो पा लिया। और पुटिंग इन आर एफर्ट्स टू अचीव इट एंड रिजल्ट ऑफ आर एफर्ट्स। डिज़ायर का मतलब हम अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि हम उसको अचीव कर सकें। और एक्चुअलाइजेशन का मतलब हमने वो सारे जो एफर्ट डाले थे ना, वो सब का आंसर आ गया, वो सबकी रिजल्ट आ गया और हमने वो अचीव कर लिया, इसको कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गोल, ये जो हमारा गोल था ना, जो डिज़ायर जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो हमारा गोल बन जाता है, और वही गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है ये। और एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? फाइनल स्टेप। आप सीधे जाओ और उसको आप अटेन कर लो, आपने सारा हार्डवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनल स्टेप टुवर्ड्स गोल ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और दिस इज़ अ प्रोसेस,
और ये एक सिचुएशन होती है। डिज़ायर एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सारी मेहनत करते हो, और एक्चुअलाइजेशन एक सिचुएशन होती है जिसमें आपको जो चाहिए था, आपको जो अवार्ड चाहिए था, आपको वो मिल गया। ठीक है। डिज़ायर मे और मे नॉट बी विद इन द रीच ऑफ द पर्सन, और एक्चुअलाइजेशन का मतलब इसमें डिफरेंस क्या है ना, कि डिज़ायर हो सकता है आपके रीच में, हो सकता है ना हो सकता है आपको अभी चाहिए हो सीरीज़ 8 और 10 साल बाद सीरीज़ 8 बननी ही बंद हो जाए, है ना, तब कोई नई सीरीज़ आ जाए, तो हो सकता है तब आपकी ये रीच से चली जाए। और एक्चुअल हो सकता है, एक्चुअल का मतलब ये है कि जब आप उसको ऑलरेडी अटेन कर सकते हो, और आपने अटेन कर लिया है, ये तो डिज़ायर था ना कि अटेन कर सकते हो, एक्चुअलाइजेशन का मतलब आपने अटेन कर लिया है, और जब अटेन कर लिया है तो फिर उसमें अनरियल क्या है, वो तो आपके पास अब आ ही चुका है ना। इसको कहते हैं एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल थिंग दैट द पर्सन जस्ट अचीव्ड। उसको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी रीच में था या नहीं है, वो अब है मेरे पास, ये रहता है इसका। ठीक है। तो आपने ये डिज़ायर पढ़ा, आपने इसके सारे पढ़े, एक्चुअलाइजेशन पढ़ा, आपने इन दोनों के बीच में गैप पढ़ लिया। ठीक है। इस पर कहीं आंसर और क्वेश्चन बने तो आप आराम से बना के लिख ले जाओगे, मुझको इतना भरोसा है। हम आते हैं कल्चर पे। कल्चर क्या होता है? कल्चर आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा, बहुत आर्टिकल्स में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि अलग अलग जगह के कल्चर, और जब लोग जाते हैं ट्रैवल करने तो वो कल्चर एक्सप्लोर करने जाते हैं, है ना। तो कल्चर का मीनिंग समझते हैं। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, द बिहेवियर्स, बिलीव्स, वैल्यूज, सिम्बल्स दैट दे एक्सेप्ट विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट देम। इसका मतलब ये है कि कल्चर एक जीने का तरीका है। ठीक है, जीने का तरीका है, जो ऑलरेडी एक ग्रुप, एक गांव या फिर एक शहर के लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। उनके बिहेवियर्स, उनकी बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़, वो जिन चीज़ में विश्वास करते हैं, उनके सिंबल्स जो जो वो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो वो हमको एक्सेप्ट करने होते हैं, उन पे बिना ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हुए। ठीक है, क्योंकि अगर हम उन पे क्वेश्चन उठाएंगे ना तो एक तरीके से कल्चर की बेइज्जती हो जाती है, इसीलिए हमको उसको सिंपली एक्सेप्ट करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन पास अलॉन्ग द जनरेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास अलॉन्ग होती है, तभी तभी तो इनको कल्चर बोला जाता है। तो जैसे हमारे इंडिया में देखो यार, इंडिया में कितने ज़्यादा अलग अलग फॉर्म ऑफ डांसेस हैं, है ना, कितने सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ डिशेस हैं, वो सब अलग अलग कल्चर से बन के आती हैं। और हम अलग अलग कल्चर को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये डिश यार सबसे पहले किसी ने बनाया, फिर उसने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बच्चे को दिया, उन्होंने अपनी बच्ची को दिया, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जैसे वो आती जा रही है, तो वो उतनी ही बनी रहती है, उतनी वो इन एग्जिस्टेंस बनी रहती है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी अलग अलग बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यू का सिंबल्स हम लोग पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के देखते हैं। तो ये कल्चर यार समझ लेना। ठीक है। ये एक्चुअली होता है सम ऑफ टोटल लर्न बिहेवियर जनरली कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशन ऑफ दोज पीपल। अब ट्रेडिशन में कुछ ट्रेडिशनल डांसेस आपने देखे होंगे, कुछ रिचुअल डांसेस आपने देखे होंगे जो नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के इतने अच्छे होते हैं। तो ये सब उनकी कल्चर्स का पार्ट है, ये उनके लर्न बिहेवियर का पार्ट है, और ये उनके ट्रेडिशन में आ जाता है। तो दिस इज कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय अ रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। शेयर्ड बाय रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब कोई बहुत बड़ी जगह, जैसे अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में भी अपने अपने कल्चर है, स्पेन में अपने अपने कल्चर हैं, तो उस लेवल की ग्रुप आप समझ रहे हो, एक पूरे देश के लेवल का, या फिर एक छोटे से गांव के लेवल का, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में जो नॉलेज शेयर होती रहती है ना, वो उनका कल्चर बन जाती है। जो ट्रेडिशन शेयर होता रहता है वो उनका कल्चर बन जाता है। जो बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यू, सिंबल, ये सब इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन शेयर होती रहती है, ये इनका कल्चर बन जाता है। अब आपने इसकी मीनिंग देख ली, इसको वहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करके लिखाना, और अब इसके नीचे ये मेंशन कर देना, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है। इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ कल्चर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर के, कि ये लर्न किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन विद ग्रुप मेंबर्स। अब अगर आपका कोई दोस्त है जो बहुत ट्रैवल करने में काफ़ी इंथुजियास्टिक रहता है, उसको काफ़ी मन करता है जगह घूमने का, तो फिर वो क्या करता है, वो कहीं जाएगा, मानो आसाम गया, तो आसाम जाके वहाँ वो खाली जाके होटल में स्टे करके थोड़ी आ जाएगा। अगर उसको वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना है तो उसको होटल नहीं जाना है, उसको एक्चुअली वहाँ के लोगों से बात करनी होगी, वहाँ के ग्रुप मेंबर्स से बात करनी होगी, वहाँ की मेन डिशेस, वहाँ की मेन रिचुअल्स, वो सब एक्सप्लोर करना होगा ना, तभी तो वहाँ का कल्चर वो समझ पाएगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स। अब वो जाएगा तो वो वैल्यूज़ देखेगा वहाँ पे, बिलीफ्स और नॉर्म्स भी देखेगा वहाँ पे, कि वहाँ पे रिचुअल्स क्या चलती हैं, वहाँ बिलीफ्स क्या चलती हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या मानी जाती हैं, है ना। और ये उन लोगों की डेली लाइफ का स्ट्रक्चर बन जाता है। कहाँ के लोगों की, इस ग्रुप के लोगों की, ग्रुप ऑफ पीपल की डेली लाइफ का स्ट्रक्चर बन जाता है वो कल्चर। ठीक है, ये उनकी लाइफ में और उनकी रियलिटी को समझने का एक तरीका देता है। गिव्स मीनिंग एंड रियलिटी टू वंस एग्जिस्टेंस। गिव्स मीनिंग एंड रियलिटी टू वंस एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो उनकी एग्जिस्टेंस, उनके वहाँ पे उस ग्रुप में एग्जिस्ट होने का मीनिंग और रियलिटी को इंटरसेप्ट करने का तरीका बताता है, कि वो इस ग्रुप में है तो वो क्यों है, वो इस कल्चर का पार्ट है तो क्यों है, उनका क्या रोल है वहाँ पे, ये बताता है उन ग्रुप ऑफ पीपल को। ये ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, गिविंग कंसिस्टेंसी एंड ट्रेडिशन टू द ग्रुप। कंसिस्टेंसी, यही एक मेन चीज़ है जो हर एक ट्रेडिशन में आप देखते हो। अगर कोई डिश बनती आ रही है
काफ़ी सालों से किसी के घर में, तो वो वहाँ कंसिस्टेंट है वो डिश। अब चाहे वो आप डिश कह लो, चाहे आप रेस्टोरेंट कह लो, चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट कह लो, कोई गेम हो सकता है ना, कोई टाइप की प्रेयर हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कल्चर ना, ये सिर्फ इन सब तक लिमिटेड नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाता है। वहाँ रहने के तरीकों में जितना कुछ है ना, वो सब कुछ आ जाता है कल्चर में। आप इसके ऊपर अच्छा खासा बड़ा आंसर बना के लिख सकते हो, इतना ज़्यादा कंटेंट है इसमें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर देना, और जैसे मीनिंग मैंने समझाई है इसको एक्सप्लेन करके लिखाना, ठीक है। अब इसके साथ अगर फंक्शंस पूछ लें तो फंक्शंस समझ लो। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ कल्चर। कल्चर प्रोवाइड्स अस विद अ डिज़ाइन फॉर लिविंग। अब डिज़ाइन फॉर लिविंग का मतलब मैंने अभी बताया ना, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है हमारी ज़िंदगी को। वहाँ के लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक डिज़ाइन मिल जाता है लिव करने का, है ना। एक चीज़ की बिलोंगिंगनेस उनको मिल जाती है। अभी हमने देखा था कि जो मैस्लोस 5 स्टेजेस थे, उसमें एक था ना लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो वो बिलोंगिंगनेस कहाँ होती है? वो हमारे कल्चर के रिगार्डिंग हो जाती है बिलोंगिंगनेस। अगर आप एक कल्चर के हो तो उस कल्चर के लोगों के ग्रुप में आप बिलोंग करते हो, है ना। ये पहला फंक्शन था। प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स की सीरीज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सोशियो कल्चरल या फिर बायोलॉजिकल डिमांड्स पूरे ग्रुप की मीट कर सकें। और ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, फूड, शेल्टर। अब कुछ लोगों के यहाँ आप देखो यार, काफ़ी कल्चर्स में कुछ लोगों के यहाँ फूड डिफरेंट होता है ना, फूड डिफरेंट होता है। और शेल्टर भी काफ़ी काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। जैसे कि पहले जो एम्पायर्स हुआ करते थे, वो लोग काफ़ी बड़े बड़े महल में रहते थे, है ना, उनके कल्चर ही अलग थे। और जो बाबर वगैरह लोग थे, उन लोग के डोम शेप कल्चर था, आपने ताजमहल देखा होगा, उनके स्ट्रक्चर अलग थे। अब शेल्टर तो वो भी दे रहे हैं, शेल्टर ये भी दे रहे हैं। फूड चाहे आप एक तरीके का खाओ या दूसरे तरीके का खाओ, फूड तो फूड है। लेकिन वो पैटर्न अलग है ना दोनों का, उन दोनों के पैटर्न अलग हैं, उन दोनों के बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डिमांड सेम है, लेकिन उन अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू भी ये कल्चर उनको प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर और जितनी भी उनकी पर्सनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स, ये सब उनको प्रोवाइड करता है। तो कल्चरल को इसको आप अच्छे खासे में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रेडीमेड डेफिनेशन ऑफ सिचुएशंस। अब रेडीमेड डेफिनेशन का मतलब सुनी सुनाई बातें जितनी होती है ना कल्चर में, जितनी भी होती हैं, वो सब की आपको पहले से एक डेफिनेशन वहाँ कल्चर में मिल जाती है, ठीक है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। वहाँ के ह्यूमन बिहेवियर जैसे होते हैं, उन सबको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कल्चर जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे तभी आप वहाँ के लोगों को समझ पाओगे, ठीक है। और अगर कल्चर अंडरस्टैंड कर लोगे तो लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो यार, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन देख लिया तुम लोग को अच्छे खासे मार्क्स भी तो लाना है ना, और मैं इतनी मेहनत से ये नोट्स बना रहा हूँ, तो कंप्लीट ही कर लो यार वीडियो। अब जब शुरू ही कर दिया, आधे तक पहुँच ही गए हो, तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, है ना। अब हम आते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। सोशलाइजेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। किसी इंसान या फिर किसी बच्चे को जब दुनिया में आता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सोशल वर्ल्ड के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है, सोशल वर्ल्ड में जैसे घुलते मिलता है ना, वो सारे तरीके को सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ टॉट द नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज, रोल्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो जहाँ से वो पैदा हुआ और जहाँ तक वो मरेगा, उस पूरे दौरान उसको जो नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज जहाँ से सिखाई जाती है ना, वो उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। इट इज़ द मीन्स बाय विच ह्यूमंस लर्न द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और जब वो यहाँ पे अपनी सोसाइटी के वैल्यूज़, रूल्स, कस्टम्स और नॉर्म्स को सीख लेगा, तो वो एक अच्छा खासा फंक्शनिंग मेंबर बन जाएगा अपनी सोसाइटी का, है ना। अब जैसे कोई बच्चा है और उसको आप एक सोसाइटी में रखो, हमारी सोसाइटी मान लो, तो आखिर में आप देखोगे कि वो कोई ना कोई जॉब कर रहा है, एक अच्छी फैमिली लीड कर रहा है ना। अपनी तरफ से वो जितना हो पा रहा है वो फंक्शनिंग मेंबर की तरह काम कर रहा है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, उसका लर्न करने का तरीका है जो सोशलाइजेशन में चल रहा है, जो उसकी सोसाइटी में चल रहा है। तो ऐसे इसको लिख लेना, ठीक है। इट इनकॉपरेट्स न्यू मेंबर्स इनटू सोसाइटी सो दैट दे कैन फंक्शन स्मूथली। अब हमें हमने बताया कि जो इंसान अभी आया था हमारी सोसाइटी में, हमने उसको ज़िंदगी से एंड तक जितना भी उसका समय था यहाँ पे, हम उसको क्या सिखाते रहते हैं? हम उसको नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़, रूल्स सिखाते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिखाते रहते हैं, वो खुद ही से सीखता रहता है। आप भी और मैं भी खुद ही से सीखते रहते हैं ये सारी चीज़ को, किसी भी सोसाइटी में जाए। और वो हमारे लिए ही आखिर में स्मूथली फंक्शन करने का रीज़न बन जाता है कि हम उस सोसाइटी में खुद को स्मूथली फंक्शन करा पाए, ठीक है। ये आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस था। अब इसमें स्टेजेस भी देख लो और पर्पसेस भी देख लो, ये दोनों भी अच्छे से पूछे गए ना, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। पर्पस देख लिया, डिसिप्लिन हो जाता है ना इंसान, जब आप एक ऑलरेडी टाइम टेबल को फॉलो करते जाओगे तो आप डिसिप्लिन बन जाओगे, है ना। प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्किल्स। अब स्किल्स की नॉलेज आपको मिल जाती है, क्योंकि आप जब ऑलरेडी एक फंक्शनल मेंबर हो, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना होगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। वही सीखने वाले पार्ट आपकी स्किल्स बन जाएंगी, है ना। ये आपकी ज़िंदगी में एस्पिरेशंस ड्रॉ करने में मदद करता है। जितनी भी एस्पिरेशंस आप देखते हो, किसी से देख के सीखते हो, और वो आप देख के सीख रहे हो, उसी पार्ट को तो सोशलाइजिंग कहते हैं। जब आप सोशली जा रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तभी तो आप उनके जैसे बनना चाहोगे, और वही आपके एस्पिरेशंस बन जाएंगे,
ठीक है, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि आप उस पर आराम से लिख पाओ। इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। इसको बस एक एक शब्द निकालो और अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देना वहाँ पे। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान फंक्शन कर रहा है एक सोसाइटी के मेंबर की तरह और अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अब अगर सब लोग वैसे ही फंक्शन करेंगे तो सोशल ऑर्डर तो मेंटेन रहेगा, है ना, स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये बेसिकली क्या करता है, सोशल बीन्स निकालता है बायोलॉजिकल बीन्स में से। तो इस वाली लाइन को एक बार अच्छे से समझते हैं। हम जो इंसान जो आया हमारी सोसाइटी में वो क्या था, पहले से वो इंसान था, वो एक बायोलॉजिकल बीइंग था जिसको हमने सोशल बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। हम सब क्या थे पहले, हम लोग तो बेसिक इंसान ही थे ना, हम लोग बेसिकली सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग थे। और हम लोग ने जब अपने साथ वालों से बात किया, हमने अपने क्लास वालों से बात किया, हमने अपने क्लासमेट से बात किया, दोस्तों से बात किया, फ्रेंड से बात किया, या फिर आसपास के लोगों से बात किया, तो हमको सोशलाइज होने का इंपॉर्टेंस पता चला, है ना। इसको हम कहते हैं सोशल बीइंग। और फिर होता है हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कल्चर जो लोगों से लोगों तक, जनरेशन टू जनरेशन जब ट्रांसमिशन होता है तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबको आप ऐसे ही बना के लिख सकते हो अपने आप से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस की स्टेजेस पे। पहला होता है रेयरिंग अप। रेयरिंग अप का मतलब द वे द पेरेंट रेयर्स द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ। रेयरिंग अप का मतलब होता है ग्रोइंग अप। अब ग्रोइंग अप का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने सीखी है बचपन से, वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं आपके फर्स्ट स्टेज को। तो बचपन में जो शुरुआत में एक्टिविटी सीखी थी वो सब फर्स्ट स्टेज बन गई। आइडेंटिफिकेशन, जब चाइल्ड केपेबल हो जाता है इमेजिनेशन और खुद के ट्रू कैरेक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के, है ना। द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू कैरेक्टर ऑफ इट सेल्फ फ्रॉम इमेजिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तो तीसरा होता है सोशल टीचिंग। फ्रॉम फैमिली टू स्कूल एंड पेयर्स, PEERS। पेयर्स का मतलब क्या होता है ना, हमारे जो साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, इनको कहते हैं पेयर्स। तो चाइल्ड लर्न्स सोशल टीचिंग। चाइल्ड लर्न सोशल टीचिंग का मतलब, अगर हम यहाँ लर्न ना डालते ना तो फिर मतलब गलत हो जाता है कि चाइल्ड को ये सब लोग सिखा रहे हैं क्या। फैमिली और स्कूल तो चलो ठीक है सिखाती हैं, जितने लोग हम ऐसे ही मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे या फिर मॉल में या फिर हमारे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब हमारे टीचर थोड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे सीखते हैं चीज़ें। तो ये होती है अभी सोशल टीचिंग। जो सोशल बिहेवियर, जो सोशल फिनोमिनन आप सीखते हो अपने साथ वाले जितने लोग हैं, उन सब चीज़ को कहते हैं सोशल टीचिंग। फिर आते हैं म्यूचुअल बिहेवियर एंड कॉरपोरेशन। तो म्यूचुअल बिहेवियर एंड कोऑपरेशन का मतलब व्हेन इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। व्हेन इंटरैक्टिंग मतलब जो म्यूचुअल बिहेवियर आप कैसे डेवलप करोगे, जब आप लोगों से बात करोगे, है ना, जब आप अपने इंटरेस्ट वाले लोगों से बात करोगे और आप उनके साथ इंटरैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि साथ में कोऑपरेशन कैसे करते हैं, चीज़ें शेयर कैसे करते हैं, साथ में कोई टास्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, और बिहेवियर डेवलप करोगे आप। तो ये म्यूचुअली एक ग्रुप एक्टिविटी कह सकते हो या फिर म्यूचुअली इंटरपर्सनल एक्टिविटी कह सकते हो। फिर आते हैं हम लोग सजेशंस पे। अब जब हम कहीं गलती करते हैं या फिर हम जो अपने तरीके से कर रहे होते हैं, हम किसी और को उसके तरीके से करते हुए देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं अपने हिसाब से तो कर ही रहा हूँ लेकिन मैं उसके हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करूँ थोड़ा। तो ही शी ऑल्सो ट्राइज टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सजेशंस। तो जैसे लोग सजेस्ट करते हैं उनके सजेशन को जो आप सुनने लगते हो और आप जब उसको फॉलो करने लगते हो तो भी आप सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक स्टेज फॉलो कर रहे हो। और हम आते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये फाइनल स्टेज है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मतलब, अगर आपने सोशल वैल्यूज़ और आइडियल्स के अकॉर्डिंग काम किया ना तो आपको द चाइल्ड गेट्स रिवॉर्डेड, अच्छी बात है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट चले जाते हो तो पनिश्ड। इसका मतलब क्या है कि सोशल वैल्यूज़ और आइडियल्स क्या हैं, कि आप किसी चीज़ को लीड करो, आप अच्छे खासे सक्सेस पे जाओ, किसी सक्सेसफुल फील्ड में जाओ, है ना, आप कम्युनिटी की हेल्प करो। तो ये सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है। जब आप कम्युनिटी की हेल्प करोगे तो फिर आपको रिवॉर्डेड मिल जाएगा। रिवॉर्डेड किससे, रिस्पेक्ट से, सोशल स्टेटस से, है ना, और मटीरियलिस्टिक स्टेटस से, इससे आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप इसके अगेंस्ट गए, जैसे आप मर्डर कर रहे हो या फिर आप स्टीलिंग कर रहे हो, है ना, वैसे कोई चीज़ें कर रहे हो जो सोशल वैल्यूज़ और आइडियल्स के दोनों के खिलाफ है, तो पनिशमेंट होती है उन सबकी। तो ये आपके 6 स्टेजेस थे सोशलाइजेशन प्रोसेस का। शुरुआत में फ्रॉम बर्थ जितना कुछ सीखते हैं, उसके बाद अपने आप को, ट्रू कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने वाले पार्ट को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सोशल टीचिंग जो आप हर जगह से सीखते हो। म्यूचुअल बिहेवियर, जब आप लोगों के साथ मिलते हो और इंटरेक्शन करते हो उस समय आपका बिहेवियर। सजेशन, जब आप अपने आप को एडजस्ट करते हो लोगों के सजेशन पे। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जहाँ अगर आप सोशल वैल्यूज़ फॉलो करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं करते हो तो फिर पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब आते हैं एथिकल बिहेवियर पे। अब ये एथिकल बिहेवियर क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से बिहेव करो तो उसको कहते हैं एथिकल बिहेवियर, है ना। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इन अ गिवन सिचुएशन।
तो आपको जो सिखाया गया है मॉरली, जो आपके संस्कार है, तो अगर आप उनको फॉलो करोगे गिवन सिचुएशन पे, तो वो प्रूव करते हैं कि आपका बिहेवियर एथिकल है कि नहीं। ठीक है, इट मीन्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द मॉरल स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी। तो जो आपके संस्कार आपको जो सिखाए गए आपकी सोसाइटी में जो वैलिड है, आप उनको अगर किसी भी सिचुएशन में प्रूव करोगे, फॉलो करोगे, तो वो एथिकल बिहेवियर होते हैं। तो ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय ऑनेस्टी, फेयरनेस, है ना, इक्विटी। जब आप चीज़ों को इक्वल ट्रीट करो, जब आप फेयरनेस के साथ ट्रीट करो, आप ऑनेस्ट रहो अपनी चीज़ पे। और ये कहाँ कहाँ पे, ये सब इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक सिचुएशंस में, एकेडमिक रिलेशनशिप्स में, जब आप इन सबको दिखाओ, शो केस करो, तो ये होता है कि बंदा एथिकली बिहेव्ड है भाई, बिहेवियर अच्छा है इसका। तो एथिकल बिहेवियर रिस्पेक्ट्स द डाइवर्सिटी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल। जब आप लोगों के, जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना, हम लोग हमेशा एथिकली बिहेव करने की ही कोशिश करते हैं। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाओ, तो आप अपने तरीके से बिहेव करने के बजाय आप एथिकली बिहेव करना चाहोगे ना, कि लोग आपसे मिलें, लोग सोचे कि आप अच्छे बंदे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से समझ लेना। जो लोगों की डाइवर्सिटी और राइट्स होती है, आप उनकी रिस्पेक्ट जब करो, और जब आप उन हर किसी को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो, वो आपका एथिकल बिहेवियर होगा। इसके अलावा फीलिंग्स देख लो, फीलिंग्स क्या होती हैं। फीलिंग्स एक्चुअली में क्या होती है ना, फीलिंग्स आर लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज कनेक्टेड टू एन इमोशन। अब देखो यार, मुझको किसी इंसान ने एक बार खुश कर दिया कुछ करके, ठीक है, उसने मुझे फिर अगली बार फिर से खुश कर दिया। अब जब वो कंटिन्यूसली मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, कि मैं उसको पसंद करने लगूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं फीलिंग्स। तो फीलिंग्स आर, हाँ, हमें यहाँ आते हैं। फीलिंग्स आर सब्जेक्टिव, इवैल्यूएटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेशंस, थॉट्स एंड इमेजेस। फीलिंग्स क्या होती हैं, ये सब्जेक्टिव होती हैं किसी इंसान के लिए, है ना, किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इवैल्यूएटिव होती हैं, ये हमको फाइनली बताती हैं कि वो इवैल्यूएट कर लेती हैं बंदे को, कि ये ढंग का बंदा है, ये सही बंदा है, क्योंकि मुझको पसंद आ रहा है। तो हम उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं अलग अलग चीज़ों पे, जो हमको पसंद चीज़ें, तो उन बेसिस पे हम उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एवेलुएटिव होती हैं, और ये इंडिपेंडेंट किसके होती है, सेंसेशंस के, थॉट्स के और इमेजेस के। अब फीलिंग्स के टाइप्स देखो यार, तुम लोग को इतना कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, तुम लोग आराम से बना के लिख लोगे। ये बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं और उनकी स्ट्रेट अप मीनिंग्स है। हैप्पीनेस एक फीलिंग है, वरी एक फीलिंग है, लव एक फीलिंग है, कंटेंटमेंट एक फीलिंग है। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, जेलसी होती है, ठीक है, चिढ़ना, गुस्सा करना। बिटरनेस, डिप्रेशन। अब आप चाहो तो इसके यहाँ पे आप अपने अपने से कोई भी और फीलिंग्स बना सकते हो, क्योंकि यार फीलिंग तो बनाने पे ही आती है। एंगर यहाँ लिख सकते हो, जेलसी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे अपनी तरफ से फीलिंग्स बनाना, जितनी भी टाइप्स की आप लिखना चाहो, और उनको आप एक्सप्लेन कर देना। मैंने फीलिंग्स बता दी कि होती क्या, ये लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज होती हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज किस से कनेक्टेड होती हैं, किसी एक इमोशन से कनेक्टेड होती हैं। इमोशन अगर आप कोई बार बार आप खुश कर रहा है, तो फिर आप इवेंचुअली उसको पसंद करने लग जाओगे, आपकी फीलिंग्स डेवलप होंगी। अगर वो आपको बार बार चिंता में डाल रहा है, फिर आपको इतना अच्छा बंदा तो लगेगा नहीं। ठीक है, कंटेंटमेंट में डाल रहा है, तो भी इतना अच्छा बंदा नहीं लगेगा। ये सब ऐसे डिफाइन कर लेना, ठीक है, ये फीलिंग्स हो गई। अब हम आते हैं किस पे, हम ह्यूमन कॉन्डक्ट पे आते हैं। ठीक है, ह्यूमन कॉन्डक्ट होता क्या है, तो डेफिनेटिव ह्यूमन कॉन्डक्ट भी बोलते हैं इसको, और ह्यूमन कॉन्डक्ट भी बोलते हैं। तो जो भी आपको पूछा जाए, आंसर यही रहेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना चाहो उतना एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये जितने मैंने रेड में मार्क किए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपको की वर्ड्स हैं, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। अब यार ये देखो, ये तीनों को याद कर लो, क्योंकि हमको नीचे को इन्हीं तीनों को डिफाइन करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ एग्जैक्टली क्या है, पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, और कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है। इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन को क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉन्डक्ट कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, पॉलिसी, कैरेक्टर विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये तीनों है क्या। वैल्यूज को क्या कहते हैं, वैल्यूज को कहते हैं मूल्य। तो कॉम्पिटेंस इन लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, और पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट ऑफ अ लार्जर ऑर्डर। तो वैल्यू कैसे मिलती है ना, अगर आपको इस चीज़ में तसल्ली मिल जाए कि आप यूनिवर्सली ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से सही चल रहे हो और अच्छे से जी रहे हो, और आप किसी बड़े ऑर्डर का पार्ट हो, समझ रहे हो, अगर आप किसी बड़े ऑर्डर का पार्ट हो, तो उसको कहते हैं वैल्यूज़। और आपके स्वभाव दिखा देंगे कि आप कितने हम्बल हो। वैल्यूज़ एक्चुअली जब देखो यार, आप किसी बड़ी चीज़ का पार्ट हो जाते हो ना, तो हम जैसे अपने आप ही ह्यूमिलिटी आ जाती है, ठीक है, हम्बलनेस अपने आप आ जाती है, ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाती है। तो स्वभाव यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है पॉलिसी पे। तो हमने देखा वैल्यू के साथ पॉलिसी भी कंबाइन हो रही। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज द डिसीजन अबाउट द प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज आपका सेल्फ, आपकी खुद की थिंकिंग है, आपका पर्सनैलिटी है, आपकी बॉडी है, आपकी वेल्थ है, आप जितनी चीज़ें ओन करते हो, जितने रिसोर्सेज आपके लिए हैं, उन सब का राइट यूटिलाइजेशन और प्रोटेक्शन
पॉलिसी में आता है। अगर आप किसी टॉपिक, किसी चीज़, किसी प्रोजेक्ट में खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी इन्वेस्ट कर रहे हो, सेल्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी वेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक पॉलिसी बन जाती है। ठीक है, इसको नीति भी कहते हैं। फिर कैरेक्टर पे आते हैं। द डेफिनेटिव्स, देखो यार ये सिंपल सी लाइन है, उसको मैं लिखाना। द डेफिनेटिवनेस ऑफ कैरेक्टर इज द डेफिनेटिवनेस ऑफ बिहेवियर एंड वर्क। अगर आपको किसी बंदे का कैरेक्टर क्लियर है ना, तो आपको इसके बिहेवियर और उसके वर्क में डाउट नहीं होगा कभी। इसको चरित्र भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर आपको कैरेक्टर क्लियर है किसी इंसान का, तो डेफिनेटिवनेस आपको मिल जाएगी उसकी बिहेवियर और वर्क में भी। अब हम आते हैं 5 वैल्यूज नेसेसरी फॉर ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट होने के लिए जो 5 चीज़ें नेसेसरी होती है ना, एक होती है लव, ठीक है, एक होती है पीस और सच्चाई, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और राइट कंडक्ट। तो राइट कंडक्ट कैसे डेवलप होता है वो हमने अभी देखा है। और नॉन वायलेंस, ट्रूथ, पीस और लव, ये सब बना के ह्यूमन कंडक्ट मिलता है। कौन सा वाला? ये है आपका डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। ये पांचों एलिमेंट से बनता है। अब इसके साथ साथ ये ह्यूमन कंडक्ट देख ही लिया, तो फिर यूनिवर्सल ह्यूमन गोल भी देख लो। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इस पर एक्चुअली क्वेश्चन बना भी है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स क्या है? इसमें कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा बढ़ाने और चढ़ाने की बात यहाँ मेनली नहीं है। मेनली तुमको बस 2 गोल्स लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 गोल्स हैं जो ह्यूमन बींग अचीव करना चाहता है यूनिवर्सल लेवल पे, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी। आपको जितना कुछ चाहिए, आप जितने कुछ चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो मेनली हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में ही डिवाइडेड है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिस ऑफ ऑल आर डिज़ायर्स एंड द रीजन फॉर एफर्टिंग टू अचीव दोज डिज़ायर्स। बस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना। यूनिवर्सल ह्यूमन गोल क्या है? हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना, क्योंकि हमारे जितने भी डिज़ायर्स होते हैं ना, वो सब इन्हीं के दोनों को लीड करते हैं। और इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। हैप्पीनेस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेंबल सिचुएशन विच मेक्स पर्सन हैप्पी। असेंबल मतलब यहाँ पे ये है ना कि एक सिचुएशन जिसमें आप अचानक से आ जाओ और आपको खुशी हो जाए, उस सिचुएशन में रहने का। अब आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अब मैं अचानक से आके आपको एक डेयरी मिल्क हाथ में दे दूँ, तो फिर वो सिचुएशन आपको खुश कर देगी, है ना, कि अच्छा खासा मैं टीवी देख रहा था, ये बंदा आ गया, इसने मुझे डेयरी मिल्क दे दी। या फिर आप किसी के दोस्त हो और आपका दोस्त बहुत परेशान हो रहा है कि यार एग्ज़ाम आ रहे, समझ भी नहीं आ रहा क्या किया जाए, आपने उसको इसकी वीडियो दे दी, तो वो खुश हो जाएगा कि मुझको एग्जैक्टली जो चाहिए था मुझको वही मिल गया। और उस प्रोसेस को ही कहते हैं हैप्पीनेस। ठीक, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दीज फीलिंग्स ऑलवेज कंटिन्यू इन आवरसेल्व्स। एक बार खुशी होगी तो वो खुशी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड की खुशी और जैसे ही डेयरी मिल्क खत्म हो जाए खुशी खत्म, नहीं, वो हमको हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों से नहीं आती। वो छोटी छोटी फीलिंग्स जब कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है ना, तब हमको मिलती है हैप्पीनेस। जैसे एग्जाम्पल में ये देख लो, व्हेन आई रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स रिस्पेक्ट मी। मैं लोगों की इज्जत करूँगा तो लोग मेरी इज्जत करते हैं। और जब ये दोनों चल रहा है तो आई लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन। अब किसको यार ये मन करता है कि मैं सिचुएशन में जाऊँ जिसमें कोई मेरी इज्जत ना करता हो, है ना? सब किसी को नहीं पसंद आएगा। सबको क्या पसंद आएगा? व्हेन आई रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स ऑल्सो रिस्पेक्ट मी। सो आई लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन एंड इट मेक्स मी हैप्पी। हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप किसी सिचुएशन में रहना चाहो। और वो सिचुएशन में आप क्यों रहना चाहोगे? जब वो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, जब वो आपके लिए कोई सिचुएशन अच्छी है तो आप उसमें रहना चाहोगे, और उसका मतलब आपको खुश बना रही है वो सिचुएशन, तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस। ये डेफिनेशन थी, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि यही तो अपनी तरफ से कोई भी बना के लिखते हैं। खुशी तो सभी को पता है क्या होती है। ठीक है, सब अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रॉस्पेरिटी पे। प्रॉस्पेरिटी क्या है? द मटीरियल थिंग्स और वॉट वी से, जिसको कहते हैं ना फिजिकल फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू प्रॉस्पेरिटी। यूजुअली हम लोग इसी को यही कहते हैं ना। प्रॉस्पेरिटी को अगर अगर हम लोग डीप में अंडरस्टैंड करने जाएँ तो उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉस्पेरिटी के। राइट अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू आवर स्किल्स। स्किल्स जब अच्छी होगी तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप रहेगी। ठीक है, गुड रिलेशनशिप्स रिफर्स टू आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपके और आपके दोस्तों के बीच में रिलेशन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन, जब वो अच्छा रहेगा तो भी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, है ना? और फिजिकल फैसिलिटीज़, अगर ये तो सभी को पता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो प्रॉस्पेरिटी उसी को तो कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों भी लिख के आना है, ये दोनों भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके प्रॉस्पेरिटी का आंसर हो गया। और यूनिवर्सल ह्यूमन गोल भी कर लिया हमने यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब हम आते हैं, बस 2-3 टॉपिक्स रह गए। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं और आपकी वीडियो हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स। अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है ना? एक स्टेक होल्डर होता कौन है, इसको ये समझो। स्टेक होल्डर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी पार्टी हो सकती है जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट किया हो, चीज़ें इन्वेस्ट की हो, कंप्यूटिंग इंजन इन्वेस्ट किया हो, कुछ भी दिया हो आपकी कंपनी को, जिससे उसको अफेक्ट पड़ सकता है। अगर कंपनी अच्छी चली गई तो उसको अच्छा अफेक्ट पड़ेगा। अगर कंपनी बुरी तरीके से नीचे गिर गई तो भी उसको भी उसी चीज़ से नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे कहते हैं स्टेक होल्डर, जो अपना सामान देता है, इन्वेस्ट करता है, और वो विश करता है कि यार अच्छी चली जाए काफ़ी। अब स्टेक होल्डर सिर्फ इतना नहीं होता कि मैं इन्वेस्ट करके बैठ जाऊँ और मैं स्टेक होल्डर हूँ। उनके अलग अलग रोल्स होते हैं।
5 मेन रोल होते हैं, इनको समझ लो, आप आराम से लिख लोगे। तो पहली बात तो ये है कि पैसा लेंगे, पैसा लेकर आएंगे कंपनी के अंदर, है ना। अगर आप स्टेक होल्डर किसी को रख रहे हो तो वो ऑफकोर्स इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी कंपनी का थोड़ा सा पार्ट ना ओन करने लगते हैं। अब उन्होंने आपको पैसा दे दिया तो बेसिकली थोड़ा सा पार्ट आपकी कंपनी का खरीद लिया। अब जब खरीद लिया तो मैनेज करने की अथॉरिटी भी मिल जाती है उनको, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को खरीद लेते हो तो आप इसकी अथॉरिटी तो मान के चलते हो कि मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा चलाऊँ, है ना। आप मैनेजमेंट में हेल्प करोगे, आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करोगे। और अगर जैसे कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, मानो एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल को उसने एक स्टेक होल्डर की कंपनी ग्रुप रख लिया स्टेक होल्डर्स का। तो उसमें एक स्टेक होल्डर ने कहा चलो ठीक है, मैं इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूँगा। हॉस्पिटल का मेन काम क्या था? उसका मेन काम था जान बचाना। लेकिन इसने थोड़ा सा कॉर्पोरेट कॉन्शियस दिया। तो कॉर्पोरेट कॉन्शियस क्या करता है ना, आप उसको थोड़ा क्या कह सकते हो, बिजनेस वे में ये लेके जाते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को इससे मतलब नहीं है कि कंपनी अपने गोल्स पूरी कर रही है कि नहीं, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि उसको इनफ प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, उसने जितना इन्वेस्ट किया है उतना उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है कि नहीं। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट कॉन्शियस। और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हैंडलिंग, बाकी सारी फिजिकल मटेरियल की हैंडलिंग हो गई, है ना, ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाइंग हो गई, वो भी ये मैनेज करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एक बार पढ़ लो यार, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप बना के लिख सकते हो। मेनली 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। पहला इंटरनल एक्सटर्नल, प्राइमरी सेकेंडरी, और फिर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में देख लिया। इंटरनल क्या होता है ना, इंटरनल खुद पार्टनर्स होते हैं जो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर खुद पार्टनर्स होते हैं जो काफ़ी डायरेक्टली अब इम्पैक्ट पे आते हैं। जब कोई भी एक्टिविटी होती है ना बिजनेस में, कोई प्रोजेक्ट नया बनाया गया हो या फिर कोई नया टास्क दिया गया हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पार्टनर्स को होता है। जैसे कि एम्प्लॉय हो गए। अब देखो यार, कंपनी चल रही है तो फिर एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा, है ना। तो अगर उसकी जो प्रोजेक्ट हैं वो अच्छे से चल रहे हैं तो फिर एम्प्लॉय तो खुश रहेगा। तो एम्प्लॉय को डायरेक्टली इम्पैक्ट मिल रहा है ना। तो एक्सटर्नल क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मैंने इंटरनल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और एक्सटर्नल में जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस था। सप्लायर, इनको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी कैसी कर रही है, इनके अपने सप्लाईज बस डिलीवर हो जा रहे हैं, इनको उसी से मतलब है ना। तो स्टेक होल्डर में यहाँ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या हो गए, वो लोग जो सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं। उनको किसी जब कोई नया टास्क मिले, जब कोई नया प्रोजेक्ट मिले कंपनी को, तो सिर्फ एम्प्लॉय खुश होंगे या सप्लायर नहीं होंगे, ठीक है, इतना आप समझ लो। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी देख लो। प्राइमरी आर दोज हु आर द मोस्ट एंथुजियास्टिक फॉर द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब जैसे कि टीम लीडर को ले लो, तुमने एक टीम को प्रोजेक्ट दिया, उसके टीम लीडर ने सारी प्लानिंग करी, टेस्टिंग करी, डेवलपिंग करी, इन सब हर चीज़ को मैनेज भी करता गया। तो वो प्रोजेक्ट जब आखिर में सक्सेस होने की बारी आ रही होगी ना, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यही बंदा रहेगा कि काश यार मैंने प्रोजेक्ट लीड किया है, अगर ये सक्सेस हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यार। तो ये सबसे ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। सेकेंडरी देख लो, अब मैंने यही लिखा है, हेल्प्स फॉर मनी। एग्जाम्पल लॉयर्स। अब लॉयर को फ़र्क थोड़ी पड़ता है यार कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सीड कर रहा है या गिर रहा है, उसको आपने एक केस लड़ने के पैसे दे दिए, वो केस लड़ेगा, घर चला जाएगा। तो इतना डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी जब भी कोई प्रोजेक्ट का रिजल्ट आने वाला हो या फिर बन रहा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, टीम लीडर को एग्जाम्पल लेके चल लेना। सेकेंडरी सिर्फ पैसे के लिए करता है, एग्जाम्पल में लॉयर को लेके चल लेना। और थर्ड भी देख लो। थर्ड होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। डायरेक्ट का मतलब जो लोग डायरेक्टली इंगेज होते हैं रोज़ एवरीडे टास्क में, जैसे कि वर्कर्स हो गए, वेयर हाउस वर्कर्स हो गए, डिलीवरी पीपल हो गए, ये सब डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये लोग रोज़ के काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी को। तो ठीक है, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कंज्यूमर्स को ले लो, जिनको रोज़ के काम या मेन काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ क्या चाहिए, इनडायरेक्ट ओनली फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर। अब आपने कोई एक शेवर मंगाया, वो शेवर बनाने में जितनी भी मेहनत लगी, जितनी रिसर्च डेवलपमेंट लगी, या फिर जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, आपने उतना नहीं देखा। आपने आखिर में जो एमआरपी रखी आपने वो उठा ली, उसको पे करके आपने शेवर खरीद लिया। तो आपने कहीं भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिया, आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, है ना। आपने सिर्फ अपनी तरफ पे फोकस किया, तो इसलिए आप इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर हो जाते हो। जो आपकी तरफ लेकर आया वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर होता है। और जिसने वो जब वो प्रोजेक्ट बना था, जब वो शेवर का मेन डिज़ाइन प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस पर जो सबसे ज़्यादा लीडिंग कर रहा था वो उसका प्राइमरी स्टेक होल्डर हो गया, है ना। और जो उसके काम में लग गया वो उसका इंटरनल स्टेक होल्डर हो गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ तीनों समझा दिए। तो यार आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एम्पैथी टूल्स पे। एम्पैथी टूल्स पे दो चीज़ें हैं, इंटरव्यू और मैप्स। एम्पैथी इंटरव्यू और एम्पैथी मैप्स। तो एम्पैथी इंटरव्यू समझ लो क्या होता है कि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम है ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में बहुत सिंपल है। वन ऑन वन कन्वर्सेशन रखनी है, किससे, यूज़र के साथ। क्या मिले, जिससे जिससे आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस ऑफ यूज़र मिल पाए, ठीक है। वन ऑन वन कन्वर्सेशन मतलब एक 1-to-1 कॉल रख लो, मीटिंग रख लो, कहीं मिलने चले जाओ, है ना, किसी कॉफ़ी शॉप में मिलने चले जाओ, जहाँ पे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर पाओ, यूज़र के थॉट प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड कर पाओ, आप फिगर आउट कर पाओ उसकी चॉइसेस को। जब आप यूज़र की चॉइसेस को फिगर आउट कर पाओगे ना, तो आप उसकी नीड्स को अच्छे से समझ पाओगे।
और जिस नीड्स को आप सॉल्व करने के लिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप बेस्ट तरीके में बना पाओगे। इसीलिए हम लोग एम्पथी इंटरव्यू रखते हैं। तो ये इसका मेन रीज़न था कि एम्पैथी इंटरव्यू का रीज़न यही था कि वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रख पाएँ यूज़र के साथ, उसकी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस सुनेंगे बैठ के और फिगर आउट करें उसकी चॉइसेस क्या थी और उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या है। ठीक है, अब इससे मैंने अभी आपको बताया ना कि इनोवेट करने में मदद आ जाएगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर देम, जनरल नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, उस यूज़र के लिए, क्योंकि आपने उसको समझा, आपने उसके बिहेवियर को देखा है कि वो सुबह उठ के क्या करता है, उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपने उसकी सारी चॉइसेस सुनी और आपने एक कस्टम मेड इनोवेशन के साथ आपने उसको प्रोडक्ट बना के दिया। इसे कहते हैं एम्पैथी इंटरव्यू। बहुत सिंपल था, आप इसको आराम से बना के लिख सकते हो। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल डाल देना किसी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, जिसमें आप पूछ सकते हो यूज़र से उसके सारे चॉइसेस। हाँ, तो आते हैं आप एम्पैथी मैप पे। एम्पैथी मैप देखो यार, सुनने में कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, एक्चुअली में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है जिसको लिखना होता है। ईजी यानी सिंपल एंड ईजी टू डाइजेस्ट, विजुअल, ये विजुअल है, दैट कैप्चर्स यूजर्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। और ये इसकी हेल्प कहाँ करता है, ये हेल्प्स इन, पहला, क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स, आपकी पूरी टीम यूज़र के नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरा, आपको जब डिसीजन बनाना हो ना यूज़र के लिए अपने प्रोडक्ट में, तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ऐसा दिखता है। इसको आप एक बार देख लो। बीच में यूज़र का क्या कह सकते हैं, पर्सोना होता है, ठीक है, यूज़र का पर्सोना होता है, यूज़र की आइडेंटिटी, पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ यूज़र क्या बोलता है, यूज़र क्या सोचता है, व्हाट यूज़र डज, व्हाट यूज़र फील्स, ठीक है, सेज, थिंग्स, डज, फील्स, ये चारों लिख देना 4 बॉक्सेस में और इसको यूज़र से कनेक्ट कर देना। यही आपका एम्पैथी मैप है। जब आप कहीं कोई डिसीजन बनाना जाओ तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो कि यूज़र कैसे सोचता है, वो कैसा फील करता है, वो क्या क्या करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पैथी मैप। तो इट इज़ नॉट क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंशियल, ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ये सीक्वेंशियल नहीं है। तो अब हम ये वाले पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। हमने अभी ये समझा कि डायग्राम क्या होता है, हम यहाँ पर आ गए कि क्रोनोलॉजिकल नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है ना, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये टाइमलाइन बेस्ड नहीं होता, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। अब हम पहले ये नहीं सोचते कि यूज़र सबसे पहले बोलेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो करेगा और आखिर में वो फील करेगा, ऐसा नहीं होता ना। हम देखते हैं कि वो बोलता क्या है, उसी समय वो क्या क्या सोच रहा होता है। तो ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और हमको यूज़र एज अ होल, पूरे यूज़र के ऊपर हमको एक बस एक छोटी सी झलक दिखाता है ये डायग्राम। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसको कहते हैं एम्पैथी मैप, ठीक है। तो इसके साथ आपकी काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम सिर्फ एक फाइनल टॉपिक बचा है। तो अब हम आते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली में होता क्या है ये सब आपको पता ही होगा, ये हमने यूनिट 1 में भी देखा था। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक डिज़ाइन थिंकिंग एक्टिविटी होती है। डिज़ाइन थिंकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और उनको प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना, वो सारे आइडियाज़ वो यहाँ पे लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आइडिया, ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट के रिलेशन में हो और या फिर यूज़र के रिलेशन में हो या फिर इकोलॉजिकली फीजिबल हो, वैसा कुछ नहीं देखते हैं। सिर्फ आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ जितने भी क्रेजी हो बस थ्रो करते जाते हैं और फिर आखिर में उनमें से मेन मेन जितने भी हमारे काम के थे ना वो सब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जितना कुछ मन में आ रहा है बोलते जाओ उसमें। इट इज़ अ मेथड डिज़ाइन टीम्स यूज टू सॉल्व क्लियरली डिफाइंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स बाय कंटिन्यूसली जनरेटिंग आइडियाज़, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स का मतलब कोई एक इशू, कोई एक प्रोजेक्ट हो जिस पर आपको काम करना हो और उसके लिए मानो कि कोई डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो वहाँ पे आप जितने डिज़ाइन सोच पा रहे हो आप सब वहाँ पे थ्रो कर दो। आप किसी पेपर पे लिख लो, नोट्स बना लो और वहाँ जाके प्रेजेंट कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी बोलो कि सेम काम करें। जब आप सब लोग मिलकर डिज़ाइन बताओगे ना तो किसी एक का डिज़ाइन आएगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर सबसे ज़्यादा बेस्ट ना भी हो ना तो आप सबके डिज़ाइन मिला के आप बेस्ट डिज़ाइन बना सकते हो। तो की नोट्स देख लो, ये आइडिएशन प्रोसेस का काफ़ी बड़ा मेथड है। आइडिएशन के काफ़ी मेथड होते हैं लेकिन उनमें से काफ़ी बड़ा मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो की डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले हम लोग डूज देख रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए हमको डिज़ाइन थिंकिंग के आइडिएशन प्रोसेस का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त क्या करना चाहिए। तो फोकस ऑन क्वालिटी डिस्कशन। फोकस ऑन क्वालिटी डिस्कशन का मतलब ये है कि बात करते करते टॉपिक ना चेंज हो जाए, ठीक है, टॉपिक वही होना चाहिए, उसी बात पे ही बात होनी चाहिए। फिर कम प्रिपेयर्ड विद अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ और बेसिक कोर्स कंटेंट। कम से कम एक लिस्ट बना के जाना और कोर्स कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेना। अगर कुछ भी ना आप सोच पा रहे हो तो भी इतना तो लेके जाओगे ना कि आपके पास 2-4 आइडिया जो आप बस बिना सोचे भी प्रेजेंट कर पाओ। फिर इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू वॉइस एवरी क्रेजी आइडिया दैट्स प्लेइंग इन देयर माइंड। इसका मतलब जितना कुछ भी आपके सारे पार्टिसिपेंट्स सोच पा रहे हैं ना, उन सबको बोलना कि यार बोल दो, जितना मन में आ रहा है वो सब बोल दो, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि आपका आइडिया कैसा था, बस बोलते जाओ भी। तो कीप अ लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस हैंडी। लीड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है ना कि जो जब आप मीटिंग कर रहे हो ऐसी, तो फिर मीटिंग को जब आप कंट्रोल करते हो, उसको लीड करते हो,
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में रख के चलना साथ में, जिससे सब लोग को एक थिंकिंग क्या कह सकते हैं, थिंकिंग एक्टिविटी मिल जाए, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ सोच पाए वो लोग। और सोचेंगे तो फिर उनके पास कोई कोई ना कोई तो नया आइडिया आएगा ना, सोचने से ही तो नए आइडियाज़ आते हैं। तो इसीलिए वो उनको ऐसी कोई एक्टिविटी देना जिससे थोड़ी माइंड एक्सरसाइज हो जाए, उसको कहते हैं लीड क्वेश्चंस। तो उनको हमेशा अपने साथ में रख के चलते रहना है, और हमको प्रायोरिटी देनी है टू द स्ट्रैटेजी और आइडिया दैट हैज़ मोस्ट रेलेवेंस। अब मानो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे लोगों ने अपने आइडिया बता दिए, लेकिन उनमें से जिसकी स्ट्रैटेजी या जिसका आइडिया सबसे ज़्यादा रेलिवेंट था, हमने उसी को सिलेक्ट करना है और उसको आगे लेके चलना है। ज़रूरी नहीं कि वो एक इंसान का हो सकता है, हमने ग्रुप में से सबके आइडिया थोड़े थोड़े मिलाए हो और एक अच्छा सा आइडिया जनरेट किया हो। या फिर ज़रूरी नहीं है कि हमको उसको यही कहना है कि यार तुम्हारे काम अच्छा था बाकी सबका बेकार था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको मान के चलना है कि आप इसको इसको अकेले सबको क्रेडिट देना है, एक्चुअली सबको एक साथ में क्रेडिट देना है कि आपका सबका जितना काम था, जितना कंट्रीब्यूशन था, वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग इस बंदे के आइडिया के साथ जाएंगे क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रेलिवेंट था। ये थे आपके जो कुछ करना चाहिए हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान। और अब आते हैं जो कुछ नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ देख लो, बहुत सिंपल चीज़ है, क्रिटिसाइज़ मत करना और रिजिड मत होना, सबको अब बोलने का मौका देना। और अगर बोल रहे हैं तो फिर किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हो बोलने देना, जब तक वो कंट्रोल में रहे। डू नॉट लेट इट आउट ऑफ योर कंट्रोल, कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, यही था कि अगर तुमने ही अच्छा आइडिया दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने खराब बाकी सबने खराब आइडिया दिया है ना। इसका मतलब यही है कि तुमने अच्छा आइडिया दिया, तुमने उन सबसे सोच सोच के आइडिया दिया है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। तो ये होता है, और जजमेंटल नहीं होना है। नो आइडिया इज़ अ बैड आइडिया। तो एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके में लिखा गया। अब आप देख ही पा रहे हो ना कि कंट्रोल के बाहर नहीं जाना है, लेकिन रिजल्ट भी नहीं होना है ना। नो आइडिया इज़ अ बैड आइडिया, किसी को बैड नहीं कहना है और उसको जज भी नहीं करना है। इसी का मतलब यही होता है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो सिंपल है, आपके सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं जितने पॉसिबली आने वाले थे, और जितने छूट गए उसके लिए सॉरी यार, मेरे पास आज इतना समय नहीं था कि मैं सारे कंप्लीट कर पाऊँ। फिर भी वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो जितना एक्सप्लेन मैं कर पाया मैंने वो सारे एक्सप्लेन किए हैं, और जितने अच्छे से लिखे हैं यार, तो मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से कंप्लीट था ये सिलेबस। लेकिन एक बार अपने हिसाब से पूरी रिवीजन कर लेना, ठीक है। जितने मैंने नोट्स लिखे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन कर लेना और उनको रिवीजन कर लेना। और इसी के साथ आपको 2 होमवर्क दूंगा मैं, हमेशा एक देता हूँ ना, आज 2 दूंगा। तो स्टडी इंडिविजुअल एक्टिविटी, इस पार्ट को एक बार स्टडी कर लेना, ये आखिरी पॉइंट था और टाइम कम होने की वजह से मैं ये नहीं कर पाया था। और दूसरा होमवर्क क्या है, ये है, ये मुझको चाहिए इस बार, ठीक है। और फिर सिंपली आपकी वीडियो की हैप्पी एंडिंग होगी और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।